वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रवि बायोलॉजी क्लासेस बाय पास में। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पर भी आपको पढ़ने की व्यवस्थाएं की गई है रवि सर के द्वारा। तो आइए आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग अपने गुरु और माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती, जय माँ भवानी। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप रवि बायोलॉजी क्लासेस सर्च कर लें यूट्यूब पे, और अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो जो बेल आइकन आपके पास दिखाई दे रहा है उसको हिट कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, आपके रवि सर के बारे में कुछ बातें बता दूं मैं कि ये जो क्लासेस चल रहा है बाईपास पे चलता है, और इस क्लासेस में आपके लिए कुछ विशेष बातें हैं। विशेष बातें ये है कि 12th का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। वो टाइमिंग है 1:30 to 1 AM to 2:30। इसको मैनेज किया गया है 1:30 to 3 PM। ओके ना, तो 1:30 बजे से 3 बजे तक MWF में आपका क्लास चलेगा, इसको मैनेज किया गया है। ओके ना, और आप ग्रुप में जुड़ने के लिए 790369 पर मैसेज कर लीजिए, जिससे आपको हम ग्रुप में ऐड कर लें। ओके, और आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं आप लोग को दे दूं। तो बच्चों, देर न करते हुए इस सेशन को हम शुरू करते हैं, और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए एक एक ऑब्जेक्टिव को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखेंगे, दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। बाइलिंगुअल आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है? Which of the following is the sexual transmitted disease? इसमें से कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर आएगा, वो सही आंसर क्या आएगा? एड्स आएगा, क्योंकि एड्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है कि एड्स इसका सही आंसर होगा। क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, डेंगू वायरस होता है, इसका तो कोई बात ही नहीं आया। तो इसमें जो एड्स है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये आपको याद रखने वाली बात है। आइए नए बात पे नए स्लाइड पे हम लोग रुक करते हैं। तो नए स्लाइड पे हम लोग क्या जानेंगे? क्लियर ना? तो देखते हैं यौन संचालित रोग कौन से हैं। तो दोस्तों, आप ना हमारे एनर्जी के लिए बस इतना कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं यौन संचालित रोग। इस यौन संचालित रोग का जो मेन जो एग्जाम्पल इसमें से कौन है? तो मीजल्स है, टीबी है, गोनोरिया है कि टाइफाइड है? तो मैं बता दूं बच्चों कि जो मीजल्स है वो वायरस से होता है, टीबी जो है वो किससे होता है? तो टीबी बैक्टीरिया से होता है, गोनोरिया भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, और मीजल्स वायरस से होता है। तो इसमें एसटीडी कौन है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? तो गोनोरिया। गोनोरिया जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है निसेरिया गोनोरोई। अगर आप इस सेशन को देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में निसेरिया गोनोरोई कमेंट कर दें, तो मुझे आपका फीडबैक मिल जाएगा कि आप इस सेशन को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो आता है तीसरा नंबर सवाल। क्या है? व्हाट इज द एवरेज फेल्योर रेट ऑफ द, क्या तो किस टेक्निक की बात किया? इंट्रा यूटेराइन टेक्निक। ये फेल हो रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसको बोलते हैं अंतःगर्भाशय तकनीक। यानी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने से प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रही है, उसके फेल होने के कितने % चांसेस हैं? सारे आंसर के जवाब हम नहीं दे रहे हैं, कुछ आंसर के जवाब आपको ही देने हैं। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिर मैं इसके कमेंट सेक्शन में देखता हूँ इसके आंसर कौन कौन भेजते हैं, क्योंकि इसको मैंने एक बार पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, उसका आंसर मैंने इसमें बता दिया है। अभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए बच्चों देखते हैं, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियों की जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या हम सावधानी रखें, क्या हमको सावधानी रखना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए तो यौन संचालित चीजों से बचना चाहिए। अबॉर्शन के लिए कि प्रोटेक्टिव क्या है?
गर्भवती को समुचित देखभाल के लिए, कि इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओके ना, आइए तो अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या है? जनसंख्या विस्फोट होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने लिखी हुई है, ये सारा का सारा मैटर होने वाला है जनसंख्या विस्फोट में। जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण रहा? तो सबसे पहले कारण कि आपका इनकम घट जाएगा, भूमि घट जाएगा, खनिज पदार्थ भी घट जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 4 आंसर आएगा, डी इज राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले सवाल पे आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोन गर्भ निरोधक प्रस्तुत। तो इसमें गर्भ निरोधक गोली कौन सी है जिसमें हार्मोन मेडिकेटेड है, हार्मोन जुड़ा हुआ है? तो बता दीजिए, माला डी है कि माला एम है ना, कि माला एन है ना, कि सहेली है, कि इनमें से सभी? तो आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आइए अगले सेक्शन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण के लिए शैल्य विधि है? शैल्य विधि मतलब ऑपरेशन करके हम क्या कर सकते हैं कि जन्म दर को नियंत्रण कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से हम रोक सकते हैं दोस्तों। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला कौन सा सर्जिकल मेथड है? ऑपरेशन करके हम क्या करेंगे, है ना। तो वैसेक्टोमी इसका आंसर आएगा, क्या देखता हूं मैं, वैसेक्टोमी आएगा या फिर ट्यूबेक्टोमी, कि दोनों, कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, दोनों, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पे इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे का जो आंसर है बच्चों, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो कॉपर टी किसको रोकेगा? तो कॉपर टी किसको रोकेगा? तो कॉपर टी जो है बच्चा निषेचन को यानी फर्टिलाइजेशन को, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, है ना। देखिए कौन से कलर पे आ रहा है। ओके, देखता हूं, थोड़ा सा इसको मोटा भी कर देता हूं, आपको दिखाई देगा। तो क्या निषेचन को ये रोकने का काम करता है, यानी कि जो निषेचन प्रोसेस है इस प्रोसेस को रोकता है। कौन रोकता है? तो कॉपर टी रोकता है। आइए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। महिलाओं में सन क्रिया द्वारा बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या है? बहुत सारी महिलाओं को नसबंदी कर दिया जाता है। तो नसबंदी करने का ना बड़ी सारा टेक्निक है, उसको सीखिएगा। पहला टेक्निक तो ये है कि फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। लेकिन किसी किसी केसेस में क्या होता है ना दोस्तों कि फेलोपियन ट्यूब को ना काट करके क्या काटते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ना काट करके क्या काटते हैं कि यूटेरस को ही हटा देते हैं। थोड़ा सा गेट को देख लीजिएगा। तो यूटेरस को ही हम क्या करते हैं कि काट करके हटा देते हैं। तो अगर यूटेरस को हटा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नीचे में बेंच को सामने कर दीजिए। तो यूटेरस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे जनाब कि हिस्टेरेक्टोमी, क्या यूज करेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। तो यहाँ पे देखते हैं डक्ट रिएक्शंस, स्पर्मेटोजोआ रिमूवल, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या है? तो इसमें जो आंसर आएगा इसका सही आंसर जो नलिका उच्छेदन जो है यानी कि वैसेक्टोमी, यहाँ पे वैसेक्टोमिक नहीं होगा, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। वास्ट डिफरेंस को काट रहे हैं तो वास्ट डिफरेंस को काट रहे हैं तो वैसेक्टोमी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे महिलाओं की बात कर रही थी। तो शुक्र वाहिनी नलिका ये मेल में काटते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। तो दिस इज राइट आंसर, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो आगे का जो पॉइंट है निषेचन रोकने की शल्य विधि को कहते हैं। निषेचन रोकना है क्या करके, तो ऑपरेशन करके रोक देना है। तो ऑपरेशन फिर वही बात आ गया, मेल का नसबंदी कर देंगे तो वैसेक्टोमी, कहाँ गया भाई, मेल का नसबंदी कर देंगे तो वैसेक्टोमी और फीमेल का ट्यूबेक्टोमी। जानबूझ करके बच्चा को हटा दिए, उसे बोलते हैं एमटीपी। एमटी का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके ना, आपको मैं बता देता हूं।
तो इसका ऑल आंसर हो जाएगा कि इसमें से कौन से शल्य विधि है, चिकित्सक विधि है, ऑपरेशन विधि है। तो तीनों इसका सही आंसर है, यानी डी इज राइट आंसर। तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। क्लियर? आइए अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित कौन यौन संचारित रोग है जो किससे होता है बच्चों? सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। तभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है। तो दोस्तों ये सिफिलिस जो है एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलता हूं मैं। अगला सवाल क्या है? तो आइए आपके स्क्रीन पे है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, है ना? उस भारत की बात कर रहा हूं जब भारत आजाद हो चुका था। उस समय पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में, कहीं पे ऑप्शन में है तो 1951 इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए तो अगले सवाल में मैं चलता हूं। उच्च मृत्यु दर के कारण, उच्च मृत्यु दर हाई करेंगे भाई, रुक हाई उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के ह्रास, जनसंख्या का पीछे का क्या कारण है कि ज्यादा मात्रा में लोगों के मरने का कारण हो रहा है? जनसंख्या घनत्व है, ये जनसंख्या अनवर्मन है, अब नमन है, ये जनसंख्या विस्फोट है, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पे मृत्यु दर की बात किया गया है ना? रेपिड डिक्लाइन पॉपुलेशन, डिक्लाइन मतलब खत्म हो जाना, कम हो जाना, जल्दी जल्दी पॉपुलेशन घटने के पीछे का क्या कारण है? तो इसमें जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट को थोड़ा सा कम करना होगा, यानी जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पे इसका सी इज राइट आंसर। आगे सवाल पे करते हैं। सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुटिका है यानी गोली है, वो प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम सहेली कहाँ बनता है? तो सहेली भारत में ही बनता है। अब भारत के एक रिसर्च सेंटर में बनता है, जहां का नाम जानते हैं क्या है? लखनऊ। और लखनऊ में सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, जहां पे सहेली गोली को बनाया गया। और ये गोली साप्ताहिक है, यानी डेली नहीं खाना है, महीने में नहीं खाना है, सप्ताह में एक दिन खाना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वीकली हो जाएगा। ओके ना? जैसे माला डी है, वो डेली एक गोली खाया पड़ता था 21 दिन तक लगातार। तो महिलाएं गलती से का दिन भुला गए खा लेता, तो भारी समस्या हो सकता था दोस्तों। तो इस समस्या को पूरा करने के लिए, हटाने के लिए डॉक्टरों ने सहेली बनाया। और ये सहेली गोली जो गर्भ निरोधक है, वो सप्ताह में एक दिन खाना है, यानी वीकली खाना है। ओके, आइए अगले सवाल पर चलता हूं। माला डी का प्रयोग किया जाता है काहे ना भाई? तो गर्भ निरोधन में, कि एमिनोसेंटेसिस में, कि गर्भपात के रूप में, कि म्यूटाजेन के रूप में। मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या खूबियां हैं। क्लियर? तो माला डी का उपयोग कंट्रासेप्शन में, एमिनोसेंटेसिस इसमें तो ना माला डी का कोई उपयोग नहीं भाई, ठीक है ना? एबॉर्शन करवाने के लिए ना एमटीपी ये करवाने के लिए ना भी माला डी की कोई आवश्यकता नहीं है। म्यूटाजेन मतलब म्यूटेशन, अचानक से नाक खुल गया, जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, दिस इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन करने में भी इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो बी सी डी ये तीनों के तीनों आंसर में नहीं है। बाकी आप लोग सही आंसर जान गए होंगे। आइए दोस्तों, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। और सब जो ये मानव का जो जनसंख्या इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो अल्प आयु विवाह, चाइल्ड मैरिज। पहले ना बचपन में ना हम सुनने को मिलता था कि बचपने में दोनों के शादी ब्याह हो गया लड़का लड़की के। और कुछ साल पहले, तो 100 साल पहले की बात करें तो पेटे में बाल बच्चा का सेटिंग रहता था। तो बेटा हो तो हमार बेटी, दोनों के ब्याह कर देवे। और गलती से दोनों के बेटा हो गया था, दोनों की बेटी हो गया था, क्या करना पड़ेगा? शादी कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अल्प आयु विवाह भी क्या है कि कारण है। किसका कारण है? तो जनसंख्या विस्फोट का।
आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मादा के मौखिक रूप से खाने वाले गर्भनिरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्जन को, फर्टिलाइजेशन को, प्लांटिंग को, शुक्राणु में प्रवेश को, एंट्री को रोक देता है। भाई किसको रोकता है? कोई महिला अगर गोली खाती है तो उसके बॉडी में ऐसा क्या होता है कि कुछ नहीं होता है? तो सिंपल सी बात कि अगर गोली खाइएगा तो उसका मेन कारण क्या है? फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। क्लियर ना? दिस इज राइट आंसर। ओके आइए अगले सवाल पे, जन नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? अभी ज्यादातर कौन सा मेथड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ना? अबॉर्शन है, नहीं भाई, अबॉर्शन है कि ओरल पाइल्स है कि कंट्रासेप्शन सीमेन है कि बंध्याकरण है? तो सर्वाधिक उपयुक्त सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, कौन मानते हैं? तो बंध्याकरण, यानी इसका जो डी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों आइए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। केंद्रीय औषधीय संस्थान आ गया ना, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां में है? क्वेश्चन आप लोग के लिए, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां में है? ऑप्शन दे देते हैं, पटना, हजारीबाग, लखनऊ, चंडीगढ़। आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। आइए तो ये इसका जो सही आंसर आएगा डी इसका, सॉरी सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ओके आइए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? प्राकृतिक विधि मतलब नेचुरल मेथड नहीं है। बाह्य स्खलन, एक्सटर्नल इजैकुलेशन, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस और वैसेक्टोमी और ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें से कौन सा प्राकृतिक विधि नहीं है? भाई सीमेन बाहर निकाल दिए, ये तो नेचुरल है। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, एमसी पीरियड टाइम से आएगा तो ये भी तो नेचुरल है। वैसेक्टोमी जानबूझ के काट दी, चलो न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, तो जानबूझ के अगर काट दिए तो उसे क्या कहेंगे? कि क्या बोलेंगे? पीरियोडिक एब्स्टिसेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये जो जानबूझ काट दिए उसे क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी। क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी। ओके तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए, वैसेक्टोमी। देखिए तो कंटिन्यूअस यहाँ पे है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोग्राफी कहलाता है कि फिजियो साइको बायोलॉजी कहलाता है कि बायोग्राफी कहलाता है कि डेमोग्राफी कहलाता है? इसका अंग्रेजी नहीं लिखा पाया, डेमोग्राफी। ओके तो बताइए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी है कि बायोग्राफी है कि साइकोग्राफी है, साइकोबायोलॉजी है कि कार्डियोग्राफी है? तो दोस्तों याद रखिएगा जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्लियर? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, संतानोत्पत्ति निर्णय के क्या उपाय है? मतलब यहाँ पे कहता है मेथड फॉर चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। ओहो बच्चा ना होवे एकरा लिए क्या उपाय है भाई? हार्मोनल विधि है, प्राकृतिक विधि है कि यांत्रिक विधि है? कौनो अप्लाई करिए बच्चा नहीं होगा। दिस इज राइट आंसर, यानी इसका जो सही आंसर होगा डी इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों आइए अगले सवाल को चलते हैं। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके ना, हमें वो गाना सुनाया था बेबी को बेस पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद नहीं करिए, यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन सी बातें सत्य है? मादा के जन्मांग में निषेचन तथा प्रजनन में वृद्धि। बताइए कांड कहीं और होवे, कांड कहीं और होवे, ये तो अंदर का बाहर करेंगे और फिर अंदर डेवलप करेंगे, तो ये ए वाला तो गलती हो गई। जन्म पूर्व शिशु में इंक्यूबेटर में रखना, भाई इंक्यूबेटर पैदे ना होले अभी ओकरा इंक्यूबेटर में रख देवे, ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होता। जनांगों के बाहर निषेचन अगर गर्भाशय में परिवर्धन, दिस इज राइट आंसर। निषेचन एवं परिवर्धन गर्भाशय के बाहर, नो 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 नो।
तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। कैसे भाई? तो टेस्ट ट्यूब बेबी को ना टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन लैब में कराते हैं, लेकिन उसको डेवलप फीमेल के यूटेरस में ही कराते हैं। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो उसे हम क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी। पर्सनैलिटी शिशु का एक तकनीक है, जिसमें क्या तकनीक है भाई? तो अंडवाहिनी में युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है जाइगोट को। कि दूसरा क्वेश्चन है, टेक द एग देन फर्टिलाइज इट प्लांटेड इट। ओके, आगे कहता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस एंड डेवलप इन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। इनमें से कोई नहीं। कहता है प्रखनली शिशु, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन टेंशन नहीं लेना है। प्रखनली शिशु तकनीक बनाने में होता क्या है? मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि टेस्ट ट्यूब है, इसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे कि ओवम भी ले लेंगे और स्पर्म भी ले लेंगे। ओके ना, और दोनों को फर्टिलाइजेशन कराएंगे और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो जाइगोट बन जाएगा उस जाइगोट को हम क्या करेंगे कि किसी फीमेल में फिर ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला बात किसमें कहा गया? तो देखते हैं, अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर के। भाई अंडवाहिनी से युग्मनज क्यों लेंगे जब जाइगोट बन ही गया है? तो ये गलत हो गया। अंडाणु लेकर फिर उसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। इसमें कुछ कुछ जान बच रहा है। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलग्न होता है और युग्मनज का विकास पर होता है। ये थोड़ा बहुत इसमें भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको बढ़िया से याद करिएगा। अब मैं तो क्लास में सुनूंगा कि आप याद किए हैं कि नहीं। चलिए, वेरी गुड। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है? हार्मोन निकालता है। दिस पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन निकालने वाला आईयूडी कौन सा है? तो एक होता है कॉपर निकालने वाला, तो उसे कॉपर आईयूडी कहते हैं, है ना। जैसे में ये कॉपर आयन है, CUT एक्चुअली में ये था कॉपर टी, तो कॉपर टी तो कॉपर आयन निकाल दिया। ओके ना। मल्टी लोड 375 LNG और लिप्स लुक। ओके ना। यहाँ पूछा कौन सा चीज है भाई? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इसमें कौन से आंसर होंगे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का? ओके, तो देखिए लिप्स लुक क्या है कि नॉन मेडिकेटेड है। क्या है? नॉन मेडिकेटेड। और मल्टी लोड 375 और LNG 20, ये दोनों में से कोई हो सकता है। क्लियर? तो आइए, तो ये लिप्स लुक क्या है कि ये तीनों, ये चारों के चारों क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। सॉरी, ये चारों के चारों हार्मोन रिलीजिंग नहीं है। इसमें से एक जो है हार्मोन रिलीजिंग है और बाकी सारे के सारे क्या है? नॉन मेडिकेटेड और कॉपर आयन रिलीज करने वाला। तो इसमें आप लोग मल्टी लोड 375 और LNG 20 और प्रोजेस्टेरोन, ये तीन जो थे नॉन मेडिकेटेड में थे। लिप्स लुक जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। आइए अगले सवाल पे चलता हूं मैं बच्चों। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, सूद के उठते हैं के साथ गोली खाती है। भाई तो सूद के उठते हैं के साथ जो गोली खाते हैं ना, वो 72 घंटा के अंदर अंदर खा लेना रहता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप गोली खा ले रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। कैंडियोसिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये कैंडियोसिस जो है ये योनि ईस्ट उत्पन्न करता है। ये एक प्रकार का ईस्ट है कैंडिडा एल्बिकेंस, जो वेजाइना के अंदर में खुजली वॉर्म उत्पन्न करता है। ओके ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नर में एंड्रोपाउज, मर्द के मर्दानगी ये खत्म हो गया। तो मर्दों में मर्दानगी किसके कारण है? टेस्टोस्टेरोन के कारण, स्पर्म के कारण, और ये दोनों के दोनों कारण। तो कोई ना कोई तो उपाय होगा ना भाई। तो देखिए एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजेन के कारण
प्रोजेस्टाग्लैंडिन के कारण या फीमेल मेनोपॉज के कारण। सवाल करता था कि नर एंड्रोपॉज किसके समान तुल्य है? तो जिस तरह से मर्दों की मर्दानगी खत्म हो जाता है एंड्रोजन हार्मोन के कारण, उसी तरह से फीमेल में मेनोपॉज होने के कारण फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आ जाएगा डी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए तो मित्रों सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच क्या है? सिफिलिस अभी थोड़ी देर पहले आया था। सिफिलिस एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इलिसा यूज करते हैं कि पीसीआर करते हैं, VDRL करते हैं, कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो देखिए कोई भी जो जांच होता है ना, तो उसको जांच करने के लिए सबसे जो सटीक अभी का जो मेथड आ रहा है वो क्या रहा है? PCR। ओके ना, कहीं कहीं VDRL भी देता है आंसर, कंफ्यूज होने का नहीं, आगे बढ़ने का। ओके चलिए तो दोस्तों 29% 29 से 30 पर आ गए हम लोग। जन्म दर के लिए कौन सी रासायनिक विधि है? रासायनिक विधि का नाम पूछा है ABCD। डायफ्राम है कि जेलीफिश है कि लूप है कि कॉन्डोम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जेलीफिश। क्या आएगा बच्चों? जेलीफिश। ओके ना, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जेलीफिश। ओके आइए, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तकनीक है जो IUD के लिए इंपॉर्टेंट है? IUD मतलब सर इंट्रायूटेरिन डिवाइस के लिए कौन है? कॉपर टी है ना? क्या पूछता है भाई? प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को ही रोक रहा है, तो उसके लिए कौन है? तो कॉपर टी है कि सम्मिलित गोली है कि फॉर्म है कि अबॉर्शन गोली है? अब देखिए IUD का बात किया है यहाँ पे, तो IUD मतलब हो गया इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉपर टी। दिस इज राइट आंसर। ओके चलिए आगे दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाशय में लगाया जाता है? ले, गर्भाशय में ग्रीवा के ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्रामेटिक आपको यूज करूंगा। ये फीमेल का यूटेरस वाला पोर्शन है, ये फैलोपियन ट्यूब। ओके आइए देखिए फटाफट। ओके ना, ये नीचे का पोर्शन, तो यहाँ पे ग्रीवा में लगाते हैं भाई। तो यहाँ पे जो ग्रीवा यानी कि इसको बोलते हैं सर्विक्स, तो सर्विक्स में ही लगाते हैं। तो सर्विक्स में लगाने के लिए डायफ्राम यूज करेंगे, कॉन्डोम यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे कि कॉपर टी? तो कॉपर टी तो ऊपर चल गया, कट गया, कॉन्डोम कट गया, डायफ्राम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे आंसर जाएगा लूप। तो यहाँ पे लूप इज राइट आंसर। ओके दोस्तों चलिए अगले सवाल को हम चलते हैं। गर्भ गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? तो गर्भ निरोधक जो गोली है उसमें क्या चीजें होती हैं? तो सीखना है कि अंडोत्सर्जन को रोकता है, निषेचन को रोकता है, युग्म के इम्प्लांटेशन को रोकता है कि क्लीवेज को रोकता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे क्या बोलते हैं? ओवुलेशन को ही रोक देता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ए राइट आंसर। ओवुलेशन नहीं हो पाता है, अगर ओवुलेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोसेस आगे नहीं होता है। क्लियर? अंडा नहीं बनेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। एक गर्भ गोली अंडोत्सर्जन के किस प्रकार रोकने का काम करता है? फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर देता है, FSH को रोक देता है, FSH या LH को बढ़ा देता है कि रिलीज ओवम को तुरंत बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है, ये बात कह रहा है। तो गर्भ निरोधक गोली क्या करता है कि ब्लॉकिंग द FSH एंड LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन को ही दबा देता है, जिससे ओवुलेशन नहीं होता है। ये याद रखने वाली चीज है। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर था वो B इज राइट आंसर। ओके ना, 35
35 में कहता है पीसीआर किसकी जांच के लिए करते हैं, ले बोले ये आ गया पीसीआर जेनिटल बॉर्न मलेरिया मीजल्स स्मॉल पॉक्स, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थोड़ा देर पहले ये सवाल आया था ना अभी, वीएनटीआर आप आंसर दे रहे थे, वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जेनिटल हर्पिस इसको चेक करने के लिए पीसीआर का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं। अगला गोनोरिया, अभी थोड़ा देर पहले शुरुआत में मैंने बताया था कि गोनोरिया किससे होता है दोस्तों, तो गोनोरिया जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है निसेरिया गोनोरोई। यहाँ सवाल पूछा है व्हाट इज गोनोरिया, बैक्टीरियल डिजीज, सेक्सुअल डिजीज, एस्ट्रोजिल, इनमें से कोई नहीं। तो गोनोरिया तो बैक्टीरियल है, बात बिल्कुल सही हो गया। सेक्सुअल डिजीज है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ओके चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अवरोध तकनीक का प्रयोग जन दर को नियंत्रण, अवरोध मतलब रुकावट, रुकावट के लिए खेद है, तो कॉन्डोम भी रुकावट में हेल्प करता है, वेजाइनल पाउच भी रुकावट कर देता है और डायफ्राम भी रुकावट कर देता है, तो स्पर्म अंडा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, इसका डी आंसर हो जाएगा पीछे वाले क्वेश्चन का। अगले सवाल, गोनोरिया और सिफिलिस कहां सबसे अधिक पाया जाता है, लो ये बड़ा ही डेंजरस चीज है, इसको समझिएगा कि गोनोरिया और सिफिलिस सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। ओके ना, आइए इसको हम लोग कोशिश करते हैं गोनोरिया और सिफिलिस को समझने की। क्लियर, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ध्यान से कि गोनोरिया और सिफिलिस सबसे ज्यादा कहां होता है। ओके, तो यूरोपीय कंट्री में होता है, अफ्रीकन कंट्री में होता है, कि पूरे विश्व में होता है, कि एशिया में ही होता है दोस्तों। जहां पे सेक्स सबसे ज्यादा अननोन होता है उन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इसको देखने को मिला है, लेकिन इसका सही आंसर सी होगा, पूरे विश्व में। ओके चलिए, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारते हैं, तो वेजाइना में मारते हैं, कि ग्रीवा में मारते हैं, कि फैलोपियन ट्यूब में मारते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो शुक्राणुनाशक है उसको ना नेक, ग्रीवा में ही हिचकियों वहीं मार देते हैं, यानी बी इज राइट आंसर। आगे सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ओके ना, तो इसका आंसर टाइफाइड, टेटनस, लेप्रोसी या हेपेटाइटिस बी। मैं थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, सीख लो, फायदे की बात है, और इस वीडियो को पूरा देखें तभी इसका मजा है। जैसे टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लिपेरी से होता है, और एड्स ये जो हेपेटाइटिस बी है ना, वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। और आपको बता दूं ये एड्स से भी डेंजरस है हेपेटाइटिस बी, और जिंदगी को ना बद से बदतर और खराब कर देता है। ओके, तो सावधान और सतर्क रहें और एसटीडी से बचें। ओके दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। जेनिटल वॉर्ड एक विषाणु जनित रोग है। जेनिटल वॉर्ड वेजाइनल ओरिफिस में होता है। किससे होता है जेनिटल वॉर्ड, ओके ना, तो आंसर आएगा यहाँ पे क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से होता है, कि ट्रिप्नोन पैलिडियम से होता है, कि ह्यूमन पैपिलोमा से होता है। तो जेनिटल वॉर्ड यहाँ पे क्या आंसर कहा है, जेनिटल वॉर्ड किससे होता है, माय गॉड ये बड़ी डेंजरस चीज है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से, कि ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस से। तो इसका आंसर बी लगाइएगा आप लोग। ओके दोस्तों, आइए भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब शुरू किया गया। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए परिवार नियोजन का जो प्रोसेस आया, तो इस प्रोसेस को 1950 में शुरू किया गया, 1960 में शुरू किया गया, 1970 में। तो परिवार नियोजन जो आया वो आया 1951 ईस्वी में। गजब गजब। आइए उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल जो है, जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है, किसी को पैदा नहीं हो रहा, कोई खूब धक पैदा कर रहा है, तो जनसंख्या अधिक होने से क्या मैटर है भाई, तो उसको कैसे ठीक करें, तो उसको ठीक करने का उपाय
प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। जनसंख्या बढ़ेगा तो आय कम में करेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होंगे, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा 43। ओके ना। आइए बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी बात करने जा रहा हूं मैं, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या अधिक अगर होगा तो कुछ न कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं करेगा भाई। सबसे पहला इफेक्ट आप लोग सोचिए कि क्या होने वाला है। जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, ओके। तो जनसंख्या के अधिक होने से आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज में कमी, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा, ओके ना। तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले सवाल, निम्न में से कौन विषाणु रोग है। अब देखिए वायरस से कौन सा होता है, तो पोलियो वायरस होता है, एड्स HIV वायरस होता है, तो वो जब सही हो तो फ्लू वायरस होता है ना। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर, तो इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे सवाल में चलते हैं, कॉपर टी किसे रोकता है। एक के बदले घुमा पूछ रहा है, कॉपर टी निषेचन को रोकेगा, फर्टिलाइजेशन को रोक देने का काम करता है, ओके। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, जन दर नियंत्रण की कौन सी विधि है। जन दर नियंत्रण कहा है, जनसंख्या बढ़ाने का बात नहीं किया है, जनसंख्या कम करने का बात किया है। जनसंख्या कम करने के लिए क्या यूज करेंगे कि जिप्ट यूज करेंगे, IVF करेंगे, IDU करेंगे, ICSI। तो दोस्तों यहाँ पे सी इज राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पे, सी इज राइट आंसर, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे सी होगा। अब गिफ्ट क्यों नहीं होगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफर, फिर है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फिर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये तीनों के तीनों जो है ना वो जनसंख्या बढ़ाने का उपाय है। किसी को नहीं हो रहा है तो करवाने का उपाय है, और किसी को ज्यादा हो रहा है तो इस टेक्निक से रोकने का उपाय है। तो ऊपर पूछा है नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण के लिए यही वाला सही होगा, सी इज राइट आंसर। अगले सवाल, लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। लिंग जांच में एमिनोसेंटेसिस, इसका बी आंसर राइट होगा बच्चों। सबसे ज्यादा लोग इसी का यूज कर रहे हैं, एमिनोसेंटेसिस का। अब भारत सरकार ने इस एमिनोसेंटेसिस को रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया। पकड़ा गए तो 50,000 का जुर्माना और 2 साल का जेल भी हो जाएगा। अगला तो याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स क्या है। देखो बच्चों बहुत लोगों को एड्स हो गया, आज रवि सब दवाई का नाम बता रहे हैं। एड्स अगर हो गया है तो दवाई खा लो, 4 दिन की जिंदगी है तो फिर कुछ दिन आप जी सकते हैं। तो उसका दवाई का नाम आपके सामने है, कौन सी इसमें से दवाई आएंगे, तो जेडोगोल्डीन इसका राइट आंसर आएगा, सी इज राइट आंसर। तो एड्स के लिए क्या आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहेगा AZT, तो AZT इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है तो ये भी सही हो गया, ओके। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और आपका सवाल है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा दोस्तों किस बीमारी का पता लगाते हैं, तो हेपेटाइटिस बी बीमारी का पता लगाते हैं दोस्तों, ओके। आइए अगला सवाल पे, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी नलिका को काट दिए, यानी कि वास डिफरेंस को काट दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी इज द राइट आंसर, ओके मित्रों। अब अगले सवाल पे चलता हूं मैं। तो 51 हो गया है, और भी है, और कितने क्वेश्चन है भाई, 4 हो गया और, है ना। चलिए आते हैं, इसको खत्म कर लेंगे आज की सेशन में, इसको जोड़ा देंगे। तो इसका आंसर आ गया सी, इसका आंसर आ गया वैसेक्टोमी, ओके। डन 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 डन। आइए, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता, ले कौन इसमें से है जो निषेचन नहीं होने देगा। कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, ये याद रखिएगा कैल्शियम। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर। तो पुरुषों के स्पर्म में ना कैल्शियम की कमी हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाएगा ना तो स्पर्म में जरा मोटिलिटी गेन नहीं कर पाएगा, तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम इज राइट आंसर, ओके दोस्तों। आइए अगले सवाल पे चलता हूं मैं।
प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रिप्ड है या क्या है? अनसैचुरेटेड। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का स्ट्रिप्ड है, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, सी इज राइट आंसर। ओके ओके, थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, है ना। ये स्ट्रिप्ड यानी कि स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन। जो कोर्टिकोसोल हार्मोन जो है स्टेरॉयडल, एक प्रकार का लिपिड से बना हुआ स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, इसमें लिपिड का ऑप्शन सिर्फ सी में आ रहा है, तो स्टेरॉयडल हार्मोन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए आपके लिए आज का सबसे बेहतरीन सवाल, जिसका आंसर मैं चैट बॉक्स में खोजूंगा, मैं पढ़ा देता हूँ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बट आपको उसको बताना होगा। पुरुषों में क्या संबंधित है? व्हाट इज रिलेटेड टू मैन? मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, शुक्र वाहिनी को छेदन कि डिंब वाहिनी का छेदन, कि निम्न में से कोई नहीं। अच्छा, इसमें से कौन है जो मेल में होता है? सिंपल बात, तो मेल तो गोली खाइबे नहीं करता है, पुरुष में संबंधी होता है, तो कौन वाला होता है? तब बी और सी में से कोई एक होगा। इसका सही आंसर हमको चैट बॉक्स में चाहिए, कमेंट में चाहिए। मेरे चाहने वालों को देखता हूँ कितने लोग हैं जो मुझे यूट्यूब पे इसका जवाब दे रहे हैं। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को हम आज समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर इस सेशन को आप पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा वीडियो को देखते हैं, तो आप अप्रॉक्स 5 मार्क्स आपका इम्तहान में हाथ में है। तो मंजिल यूं ही नहीं मिलता मेरे दोस्त, उसके लिए बिना कुछ कदम चलता पड़ता है और चलना पड़ता है। तो जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त।